नमस्कार, मैं कुमार वरुण आज सभी दूरदर्शन के दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज विशेष कार्यक्रम लेखक की दुनिया में हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं अशोक वाजपेयी जी। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अशोक वाजपेयी जी साहित्य के साथ साथ कला के जितने मूल्य हैं, कला के जितने आयाम हैं, विधाएं हैं, सभी विधाओं में लगातार हस्तक्षेप करते हैं। पूर्व प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं, साहित्य अकादमी, भारत भारती, कबीर सम्मान से सम्मानित हैं। लगभग साहित्य की सभी विधाओं में इन्होंने विपुल लेखन किया है और गंभीर लेखन भी किया है। साहित्य के साथ साथ आलोचना में भी इनका एक गंभीर हस्तक्षेप है। इनकी कुछ प्रमुख कविता संग्रह है। शहर अब भी संभावना है, इनकी पहली काव्य संग्रह है। अगर इतने से थोड़ी सी जगह, तत्पुरुष, कहीं कोई दरवाजा। आलोचना में इनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं फिलहाल कुछ पूर्वग्रह और समय से बाहर, और संपादित पुस्तकें हैं। कला पर भी इनकी कई किताबें हैं और इन्हीं विषयों के साथ आज बातचीत करेंगे। अशोक जी, आपकी जो साहित्यिक यात्रा है उस यात्रा की शुरुआत कब से हुई? वह बचपन से साहित्य के प्रति आपकी एक गहरी रुचि थी या साहित्य को आपने जीवन में एक अलग वे में, एक अलग फॉर्म में आपने ऑप्ट किया? हम एक छोटे शहर के रहने वाले थे। जी जी। हमारा निम्न मध्यवर्गीय परिवार था, पढ़ा लिखा परिवार था। हमारे पिता विश्वविद्यालय में एक अधिकारी थे। हमारे एक ताऊ, जिनकी काफ़ी जल्दी मृत्यु हो गई, सागर विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के पहले अध्यक्ष थे, नंदुलाल वाजपेयी जी के पहले। तो हमारे घर में एक पढ़ा लिखा माहौल था। मैं जितना फटीचर नज़र आता हूँ उतना था नहीं जी। मैं छात्र जीवन में काफ़ी कुशाग्र था, माना जाता था। जी जी। और मेरी माँ हर दिन रामचरितमानस का कोई एक अंश पढ़ के जी उसकी पूजा करती थी। रामचरितमानस की पूजा होती थी। और 9 बरस का जब मैं था तो मैंने अपने नाना के साथ अखंड पाठ भी रामचरितमानस का किया था, 9 घंटे का जी। तो जब मेरी माँ एक महाकाव्य की हर दिन पूजा करती है, और उनकी जो रामचरितमानस की प्रति थी वो इतनी मोटी थी क्योंकि हर पृष्ठ पर अक्षत और चंदन के लगा हुआ था। शायद बिना जाने मेरे मन में ये बात घर कर गई होगी कि जीवन में कविता भी होनी चाहिए। और मैंने लिखना बहुत जल्दी शुरू कर दिया। जी जी। मतलब मेरी उम्र जब 9 साल की थी तब भारतीय लोकतंत्र की स्थापना हो रही थी, तो मैंने उसकी अभ्यर्थना में कुछ तुकबंदी लिखी थी। अब याद भी नहीं है क्या थी वो। जब मैं 8वीं क्लास में था तो एक पत्रिका निकलती थी ग्वालियर से, भारती जी। तो उसमें ऊपर दिनकर जी का गीत छपा था और नीचे मेरा एक गद्य गीत छपा था। मैंने बच्चों के लिए कभी नहीं लिखा, ना बच्चों के पृष्ठ पर कभी लिखा। मैं छुपाता था इस बात को जी। क्योंकि मुझे लगता था कि मैं थोड़ा अकाल परिपक्व हो गया हूँ, तो मैं बच्चों मतलब ये नहीं बताता था कि मैं छात्र हूँ। मेरे एक अध्यापक थे, वो प्राइमरी मतलब हाई स्कूल में, वो अद्भुत अध्यापक थे, लक्ष्मीधर आचार्य उनका नाम था। उन्हीं ने मेरी रुचि कविता में गाढ़ी की। जी। उन दिनों कल्पना नाम की पत्रिका हैदराबाद से निकलती थी, बड़ी प्रसिद्ध पत्रिका थी। वो निकलना शुरू हुआ था और उन दिनों उसके संपादक भवानी प्रसाद मिश्र थे, तो वो हमारे ज़िला पुस्तकालय में आती थी। तो उन्हीं के कहने पर मैं गया और वहाँ उसको पढ़ना शुरू किया मैंने। फिर मेरा उपनयन संस्कार हुआ तो हमारे पिता का जो पैतृक गांव था उन्नाव ज़िले में, उत्तर प्रदेश में, वो वहाँ हुआ। तो मेरे पिता के माध्यम से उन्होंने पुस्तकों का एक पैकेट उपहार के रूप में भेजा। अब आप सोचिए कि मेरी उम्र 13 बरस की पूरी हुई है और मेरा अध्यापक मुझे जो पुस्तकें भेज रहा है उनमें शेखर एक जीवनी के 2 भाग, अज्ञे के हरी घास का क्षण भर कविता संग्रह की एक प्रति, स्वर्ण धूल और स्वर्ण शिखर ऐसे कोई 2 पंत जी के कविता संग्रह, और रविन्द्रनाथ ठाकुर का गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद।
तो ये सब पढ़ने का जो सुख हुआ, जब वो जाने लगे 2 बरस बाद, तो उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा और उन्होंने कहा कि देखो, तुम्हारा घर प्रशासकों का है तो तुमको भारतीय प्रशासन सेवा में आना चाहिए, पर मरना कवि की तरह। अब 14 बरस की उम्र में कौन मरने की सोचता है। कि आपकी कविताओं में एक दर्शन छिपा हुआ है। हाँ, आप लिखते भी हैं, कविता एक मौन मार्ग है। हाँ, और एक जगह लिखते हैं, जब मैं उसके लिए शब्द चुनता हूँ तो दरअसल अपने जीवन के कण चुनता हूँ। तो यह एक तरह का दार्शनिक जो मेरे मन में जी जी आस्था का केंद्र जो मिला वो कविता और कलाओं में ही मिला। तो थोड़ी बहुत पवित्रता को छूने की जुगत बनी, वो इन्हीं के सोहबत में, इन्हीं के इर्द गिर्द बनी। तो मेरे लिए ये एक तरह से कविता और कलाएं एक निजी स्तर पर आस्था को पुनरायत्त करने की विधाएं भी हो गई। जी। तो वही हिंदी कविता की जो विकास यात्रा है उसमें इस तरह का एक फॉर्म देखने को नहीं मिलता है जो आपकी कविताओं में फॉर्म देखने को मिलता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह तो ये है कि शुद्ध वजह तो ये है कि मेरी शुरू से जी साहित्य के अलावा दूसरी कलाओं में दिलचस्पी थी जी और वो धीरे धीरे बढ़ती गई। बाद में तो विकराल हो गई। जी 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 लेकिन उस समय जब मैं विकास की ओर उन्मुख था, जी जी तब मेरा सौभाग्य ये था कि मुझे ऐसे अवसर मिले कि मैं बहुत सारे कलाकारों इत्यादि से मिलने, उनकी प्रस्तुतियां देखने वगैरह लगा। जब जी दिल्ली में मैंने 5 साल छात्र जीवन और अध्यापक जीवन के बिताए, तो उनमें ऐसी कोई प्रदर्शनी नहीं थी जो मैंने देखी नहीं हो, ऐसा कोई नाटक नहीं था जिसकी प्रस्तुति मैंने देखी हो, ऐसा कोई शास्त्रीय संगीत सभा नहीं थी, कोई शास्त्रीय नृत्य सभा नहीं थी जो मैंने न देखी हो। तो अपने को मैंने एक तरह से सांस्कृतिक साक्षरता अपनी बढ़ाई। उस दौरान मुझे ये लगने लगा कि ये सिर्फ जीवन में ही अगर इनकी जगह है तो कविता में इनकी जगह क्यों नहीं है। जी आखिर कविता तो जीवन से ही जी जी अपनी जगह तलाशती है। तो फिर मैंने ये तो एक पूरा संग्रह ही मेरा उजाला एक मंदिर बनाता है नाम जी, से जी, है, तो सिर्फ कलाओं और कलाकारों पर है। मतलब आपने जिनके नाम लिए उन पर भी कविताएं हैं, स्वामीनाथन पर हैं, कुमार गंधर्व पर हैं, मल्लिकार्जुन मंसूर पर है, उस्ताद अली अकबर खां पर है इत्यादि। तो ये मुझे लगा कि ये भी एक ऐसा क्षेत्र है, कम से कम मुझे अपनी कविता में कुछ जगह देने की कोशिश करनी चाहिए। तो वो कोशिश मैंने की। एक बात और है कि जब भी हम साहित्य की बात करते हैं तो कला के और जितने आयाम है उन आयामों की बात लगभग न के बराबर होती है। आपने दोनों को एक साथ एक संगम पे मिलाने की कोशिश की है, चाहे वो आलोचना जो एक विधा है, उस विधा में भी जो एक बनी बनाई जो एक परिपाटी चल रही थी आलोचना की, उससे इतर हटके आपने आलोचना के एक नए हिंदी साहित्य की आलोचना के नए प्रतिमान गढ़े। और जहाँ मुक्तिबोध की आपने चर्चा, शमशेर की चर्चा की, उससे इतर उससे पूर्व के जो बड़े कवि थे उनको छोड़कर आपने मुक्तिबोध को स्थापित करने की भी कोशिश अपनी आलोचना के माध्यम से कि अगर आप ध्यान दें तो 19वीं सदी तक जी भारतीय परिदृश्य में साहित्य, कविता, रंगमंच, नृत्य, संगीत, ललित कला, इन सब का गहरा साहचर्य था जी। ये सब साथ थे, इनकी बिंबावली एक थी, इनके कथानक वही थे, इनका बिंब विधान बहुत सारी चीज़ों में ये साझा करते थे जी। एक आधुनिकता ने हस्तक्षेप किया, वो भी एक पश्चिम प्रेरित आधुनिकता ने, जिसने संगीत और नृत्य को तो शास्त्रीय बना दिया जी और रंगमंच, ललित कला और साहित्य को आधुनिकता की जगह दे दी। तो इससे जो फांक पैदा हुई, उस फांक का मेरे जहन में एक गहरा एहसास था और मुझे लगा कि हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम वापस उस साहचर्य पर जा सकें। जी। तो इसकी मैंने संस्थागत कोशिश की जी। भरत भवन बनाया जिसमें सभी कलाओं को एक साथ किया। जी जी। ऐसे बहुत सारे आयोजन किए,
जिनमें सभी कलाएं साथ थीं। एक दूसरा, मैंने कोशिश की कि ऐसी पत्रिकाएं निकाली जाएं। तो हमारी जो आलोचना की पत्रिका थी वो सिर्फ साहित्य की आलोचना की पत्रिका नहीं थी, पूर्वग्रह उसमें कलाओं पर भी, जी कुमार गंधर पर, मल्लिकार्जुन मंसूर पर, हबीब तनवीर पर, रज़ा पर, स्वामीनाथन पर, इन पर विशेषांक निकले जो हिंदी में पहले कभी किसी पत्रिका ने नहीं निकाले थे। तो उस स्तर पर भी कोशिश की। फिर कविता के स्तर पर कोशिश की, मतलब इन सब कलाओं को लेकर कविताएं लिखी। और फिर चौथी कोशिश जो की वो आलोचना में की। साहित्य की जो आलोचना है एक मूलतः वो कला के लिए है, एक समाज के लिए है। तो इन दोनों आलोचना को दो फाक में, दो खांचे में बांटने की जो परंपरा है। देखिए, अव्वल तो मैं हिंदी का जी वैध छात्र नहीं रहा हूँ। मैं इसे विनय के साथ थोड़ा अपना सौभाग्य भी मानता हूँ कि चूँकि मुझे हिंदी क्लासरूम में नहीं पढ़नी पड़ी और मेरा तो अध्ययन अंग्रेजी साहित्य का था। साहित्य की रणनीति का हिस्सा है, ये साहित्य की अपनी सच्चाई का हिस्सा नहीं है। जी रणनीति का हिस्सा ये है कि इस पर बहुत जोर देना शुरू हुआ कि साहित्य जो है उसका बुनियादी काम सामाजिक यथार्थ को व्यक्त करना है। बाकी यथार्थ को क्यों नहीं? मनुष्य का सामाजिक यथार्थ एक यथार्थ है, लेकिन उसका सांस्कृतिक यथार्थ भी है। जी। उसका आदि भौतिक और आध्यात्मिक पक्ष भी है। उनको क्यों बाहर छोड़ दिया जाए? तो मैंने इस पर इसरार करना शुरू किया कि आप ऐसा नहीं कर सकते, एक बात। दूसरा, जो निजता और सामाजिकता के बीच जो एक फांक या दूरी या द्वैत है, इसको दूर करने की भी कोशिश करनी चाहिए। अगर आपकी कविता में एक निजता का संस्पर्श नहीं है तो उसका तथाकथित सामाजिक यथार्थ जो है वो निष्प्राण और निस्पंद ही रहेगा। जी, एक बात। दूसरी ये कि आप ध्यान दें कि जैसे जैसे समाज चिल्लाना शुरू किया लेखकों ने और ख़ासकर आलोचकों ने और बहुत सारे विचारधारियों ने, वैसे वैसे समाज की रुचि साहित्य में कम होती गई। सही बात है। हमने एक ज़माने में एक पुस्तक का पुनर्प्रकाशन किया था, जो एक अंग्रेज़ कर्नल जो ग्वालियर की फ़ौज में था, वो अपने सिपाहियों को, जो ज़्यादातर पूरब के थे, यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश और संभवतः बिहार के इस अंचल के थे, वो शाम को अलाव के इर्द गिर्द बैठकर कुछ गाते थे। और उसने वो सुन कर उनको दर्ज करना शुरू किया और फिर उसका अंग्रेज़ी में अनुवाद किया। अब आपको जान के हैरत होगी, ये 19वीं सदी के शुरू में निकली हुई किताब है जो लंदन से छपी। उसमें ये जो अपढ़, वो पढ़े लिखे लोग नहीं थे, अपढ़ सैनिक हैं, सिपाही हैं, वो किनको गा रहे हैं? कबीर को, सूरदास को, तुलसीदास को, सुंदरदास को और बहुत सारे हिंदी आलोचना में बहुनिंदित रीति काव्य के कवियों को। जी। तो ये जो समझ है कि अरे ये तो समाज में इनकी कोई जगह नहीं थी, समाज में एक कविता की जगह थी जो आधुनिकता ने अपनी, मेरे हिसाब से, अपनी संकीर्णता में और अपनी नासमझी में व्यर्थ गंवा दी। आप एक जगह लिखते भी हैं कि जो लोग कविता लिखते हैं कभी कभी थोड़ा समय भी लिख सकते हैं, अपने समय का इतिहास भी लिख रहे होते हैं। अब देखिए, इतिहास में आप जाइए, जब इतिहास में आपको किसी काल विशेष का वर्णन करना होता है तो आपके पास साक्ष्य क्या है? साक्ष्य ये है कि उस पुरातात्विक साक्ष्य है क्या? कोई स्मारक बचा हुआ है, कोई ग्रंथ बचे हुए हैं, उस समय क्या लिखा गया? तो जब आप ये करते हैं इतिहास में, तो आज क्यों नहीं कर सकते? यानी आज आप ये क्यों मानते हैं कि जो कुछ हो रहा है उसको दर्ज करना
सिर्फ समाज विज्ञानों का काम नहीं है, विज्ञान का काम नहीं है, सिर्फ दूरदर्शन और रेडियो का काम नहीं है, अखबारों का काम नहीं है, ये काम साहित्य का भी है। साहित्य का भी है। पर साहित्य अपना जो भी दर्ज करेगा वो अपनी निजता के दरवाजे से निकाल कर करेगा, वो अपनी निजता को छोड़कर जी सामाजिक नहीं हो सकता। मुक्तिबोध या गेय या शमशेर या रघुवीर सहाय या श्रीकांत वर्मा, ये अगर हमारे बड़े कवि हैं तो इसलिए नहीं है सिर्फ कि इन्होंने सामाजिक यथार्थ का चित्रण किया है, इनमें से हर एक की आवाज़ बहुत निजी है। जी। जैसी कविता गेय लिखते थे वैसी कविता मुक्तिबोध नहीं लिख सकते थे। ठीक उसी न्याय से जैसी कविता मुक्तिबोध लिखते थे वैसी गेय नहीं लिख सकते थे। जैसी कविता ये दोनों लिखते थे वैसी कविता शमशेर नहीं लिख सकते थे, लेकिन ये दोनों भी वो कविता नहीं लिख सकते थे जो शमशेर लिख सकते थे। तो एक निजता की एक बहुत बड़ी जगह है साहित्य में जी। और उसको अवमूल्यित करना मेरे हिसाब से साहित्य के बुनियादी कर्म को क्षत विक्षत करता है। ये साहित्य और राजनीति के बीच की जो टकराहट है आज के समकालीन समय में, उस टकराहट को कैसे देखते हैं? देखिए, साहित्य और राजनीति और सत्ता मतलब सत्ता ही करने का, हाँ ना, ये इस टकराहट के दो पक्ष हैं जी। एक तो साहित्य अपनी सत्ता स्थापित नहीं करता, यानी साहित्य की कोई सत्ता बनने की आकांक्षा नहीं होती है। उसकी सत्ता इस अर्थ में कि उसका अस्तित्व होता है जी। और वो स्वयं अपनी सत्ता को प्रश्नांकित करता है, जो कि राजनीति नहीं करती। राजनीति में सत्ता कामिता अनिवार्य है जी। और सत्ता में आने पर आपको दूसरे जो हैं वो अनावश्यक लगने लगते हैं, बाधा लगने लगते हैं। साहित्य में ऐसा नहीं होता। साहित्य में कोई दूसरे होते ही नहीं। साहित्य तो का अर्थ ही ये है, हमारे यहाँ तो साहित्य शब्द का ही एक अर्थ है सहित, यानी उसको साथ लेकर चलना। तो साहित्य में दूसरे नहीं होते। साहित्य अपने और दूसरे, वे और हम जी, हमारे और उनके, ये जो अवधारणाएं हैं इनको ध्वस्त करता है जी। पर राजनीति में इन अवधारणाओं के आधार पर सत्ता पाई जा सकती है, उनके सत्ता गंवाई जा सकती है, इत्यादि इत्यादि। तो राजनीति से साहित्य का तनाव अनिवार्य है। ये हमेशा हुआ है कि राजनीति इतनी सर्वग्रासी पहले नहीं थी कभी जितनी आज है। वो हर क्षेत्र में दखल करती है। हाँ। तो एक बार मुझसे किसी ने ये सवाल किया कि आजकल आप बहुत राजनीतिक वक्तव्य देते हैं और कविताएं भी आपकी बहुत, कई इंटरव्यू मैंने पढ़े हैं, उसमें ये बातें कहीं पूछी गई है। तो मैंने कहा कि अगर राजनीति को ये हक है जी कि वो हर चीज़ में दखल दे जी, तो मुझे कवि और लेखक के रूप में हक क्यों नहीं है कि मैं थोड़ी दखल राजनीति में दूँ, उसके बारे में कुछ कहूँ। तो सवाल ये है कि एक बार शायद लोहिया ने ये कहा था कि साहित्य जो है जी, वो शाश्वत धर्म है जी, और राजनीति जो है वो आपद धर्म है। जी जी। इसलिए तरह तरह की राजनीतिक सत्ताएं आई गईं। उनमें से कुछ को याद भी किया जा सकता है, कुछ को उसकी क्रूरता, हिंसा, युद्ध लिप्सा के लिए याद किया जा सकता है, कुछ को फिजूल खर्ची के लिए, कुछ को मनुष्य विरोधी होने के लिए, इत्यादि इत्यादि। पर इनमें से किसी को इस दौरान लिखे गए साहित्य को इन्हीं विशेषणों से नहीं याद किया जा सकता। जी जी जी। तो मेरे हिसाब से जी, असल में तो मनुष्य का स्थायी लोकतंत्र जी, साहित्य और कलाएं ही हैं, क्योंकि उसमें कोई दूसरे नहीं है, क्योंकि उसमें साहित्य दूसरों को कटघरे में नहीं खड़ा करता। अगर करता भी है कभी कभी तो इसलिए करता है कि वो खुद अपने को कटघरे में खड़ा करता है। मैंने ये लिखा है कि साहित्य आत्माभियोग की विधा है, जी जी, वो दोषारोपण की विधा नहीं है।
लेकिन एक बात और है कि हम शास्त्रीय संगीत की तरफ बढ़ते हैं, पेंटिंग की तरफ बढ़ते हैं, तो आम जो इंसान है वह उन कलाओं की बारीकियों को नहीं समझ पाता है। उसके लिए कुछ नई तरह की टेक्निक की ज़रूरत है, या उनको प्रशिक्षण देने की ज़रूरत है। या यदि हम फिदा हुसैन की पेंटिंग को देखना चाहें, आप इससे पहले भी जो इंटरव्यू में जो बातें आप कर रहे थे, शास्त्रीय संगीत की बातें कर रहे थे, वो सुनना चाहे तो मतलब बोरियत एक तरह की होती है वो इसलिए जी जी कि दुर्भाग्य से हमारी शिक्षा व्यवस्था में जी 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 एक कलात्मक संवेदना विकसित करने की कोई कोशिश नहीं। हर एक को सिर्फ गणित और भूगोल और इतिहास विज्ञान और में भाषा, विज्ञान ये सब कर दिया जी। तो उससे जो विस्मय का भाव, जो रहस्य का भाव संसार के प्रति, जो कि कलाओं का मूल है, जी जी उसकी कोई उद्बुद्धि नहीं होती, उसका कोई संस्कार नहीं पड़ता। जी जी एक बात। दूसरी बात ये कि ये जो तथाकथित जटिलता है जी कि हमको तो समझ में नहीं आता, हाँ, तो ये समझ कहाँ से आती है? हमारी ये स्वाभाविक जटिलता भी हो सकती है क्या? या एक समझ कहाँ से आई? जी हमारी समझ को दो चीज़ों ने प्रभावित किया, जी एक अखबार ने और एक फिल्मी गाने ने। दोनों में, अखबार में मसलन ये होगा कि आज बिहार के वृद्धि की दर कितनी है इस समय। अब उसके बाद वो जो खबर है, इस वृद्धि दर का खुलासा होगी। जी मूल क्या है उसका? मूल सच जो है वो ये है कि वृद्धि दर 2.5 या जो भी है। फिल्मी गाने हमारे ज़माने में, तो अब हम तो फिल्मी गाना सुनते नहीं हैं, लेकिन एक ज़माने में सुनते थे कि हम तुम कमरे में बंद हैं और चाबी खो गई है। ये मूल स्थिति है और बाकी उसका खुलासा है। जी साहित्य का सच ऐसा नहीं होता कि आप उसको गप से समोसे की तरह खा जाए। साहित्य अपना सच आपको धीरे धीरे बताएगा, और तभी बताएगा जब आप अपना थोड़ा सच उसमें शामिल करें। साहित्य के सारे सच अधूरे सच होते हैं जी। उनको पूरा ही करता है पाठक या रसिक या श्रोता या दर्शक जी। साहित्य या कलाओं सबके कलाओं इस रसिकता को विकसित करने के लिए, इस अपने सच को समझने के लिए हमारे पास क्या उपाय है? हमारी शिक्षा व्यवस्था ने नहीं दिया। हमारे परिवारों की हालत बहुत ख़राब हो गई। पहले परिवार ही, जब मैं कविता लिखता था तो मेरा परिवार, मेरे माँ और बहनें वगैरह मुझे उत्साहित करते थे, तो मुझे लगता था कि अच्छा काम है। अब हालत ये है कि शायद ऐसा आप पूरे हिंदी समाज के कवियों को आप उत्साहित कर रहे हैं, लेखकों को, जो युवा लिख रहे हैं उनको आपका प्रोत्साहन मिल रहा है, और एक नई तरह की संस्कृति का निर्माण भी आप कोशिश ये करना चाहिए। मैं जितनी मुझसे बन पाती है वो मैं करता हूँ कि जो लोग रच रहे हैं जी, वो चाहे साहित्य में रच रहे हैं या कहीं और भी रच रहे हैं जी, उनको ये भरोसा होना चाहिए कि उनके रचने का महत्व है, कि उनके रचने की थोड़ी व्याप्ति है जो शायद कई बार उनको खुद समझ में नहीं आती। आप रचने की प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, और एक अभी हिंदी समाज में, मूलतः हिंदी समाज की मैं बात कर रहा हूँ, आपको ऐसा लगा कि एक नई तरह की संस्कृति बनाने की ज़रूरत है, या पूरे साहित्य और संस्कृति की, या और इसमें युवाओं की भूमिका होनी चाहिए? उस यात्रा की शुरुआत असल में युवाओं के प्रति मैंने अपनी जिम्मेदारी बहुत पहले समझना शुरू कर दिया, जब मैं खुद युवा था जी। मेरा पहला कविता संग्रह जिसका आपने जिक्र किया, वो जब निकला तो मेरे अनेक समवयसी थे जिनके कविता संग्रह निकलने की कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि उस समय प्रकाशक कविता संग्रह तो छापते ही नहीं थे। और मेरे समवयसी विनोद कुमार शुक्ल, जितेंद्र कुमार, चंद्रकांत देवताले, विष्णु खरे, कमलेश, ये सब प्रतिभाशाली कवि थे। तो मैंने अपने पैसे से पहचान नाम की एक पत्रिका निकाली, जिसमें 15 कवियों के सबसे पहले कविता संग्रह छपे हैं जी जी जी, छोटी छोटी पुस्तकों के रूप में जी। तो वो प्रयत्न मैं तब से कर रहा हूँ कि युवाओं को अवसर भी देना चाहिए और उनको किसी हद तक इसकी समझ भी देना चाहिए जी। कि
पुरखों को पहले समझ लो, उनसे सीख लो, उनके संस्कार को ले लो। मुझे याद है मैं 1957 में जी। जबकि मेरी उम्र 17 बरस की होने को थी, जी। इलाहाबाद में एक साहित्यकार सम्मेलन हुआ और मैं उसमें भाग लेने वाला सबसे कम उम्र लेखक था। कवि। ये मुझे अमृत राय ने एक लेख से पता चला। तो मैं नागार्जुन के बगल में बैठा था, तो कोई उनसे ऑटोग्राफ लेने आया। तो उन्होंने उस पर लिखा कि बुजुर्गों को सामने की आराम कुर्सी पर बैठाओ, अपनी छाती पर नहीं। जी। तो बुजुर्गों को आराम कुर्सी पर बैठाने के पहले बुजुर्गों ने क्या किया है इसको तो जान लो। जी। आपकी कुछ कविताएं आप सुनाते तो हमारे। असल में कविताएं तो मैं लाया नहीं हूँ, जो भी आपके लेकिन पास मैं आपकी कविताएं हैं। वो इस अर्थ में सुना देता हूँ कि अभी एक आयोजन में मैंने जी में से कुछ कविताएं सुनाई हैं। अपनी रफ्तार से चलते हुए बहुत बाद में आते हैं मल्लिकार्जुन मंसूर और समय से आगे निकल जाते हैं। जी। उलझनों भरे घावों खरोंचों से लथपथ टुच्चे होते जाते समय से आगे। उनके पीछे आता है गिड़गिड़ाता हुआ समय, दरिद्र और अपंग भीख मांगता हाथ फैलाए समय हाँफता हुआ। मल्लिकार्जुन मंसूर अपने भरे पर फिर भी सीधे बुढ़ापे में हल्का सा झुक कर रखते हैं काल के कंधे पर अपना हाथ, छिटक कर सुलगाते हैं अपनी बीड़ी, चल पड़ते हैं फिर किसी अप्रत्याशित पड़ाव की ओर। अपने लिए कुछ नहीं बटोरते उनके संत हाथ, सिर्फ लुटाते चलते हैं सब कुछ, गुनगुनाते चलते हैं पंखुरी पंखुरी सारा संसार। जी। ईश्वर आ रहा होता घूमने इसी रास्ते, तो पहचान न पाता कि वो स्वयं है या कि मल्लिकार्जुन मंसूर। जी। कुमार गंधर्व से मेरी बड़ी निकटता थी। जी, जी, जी। तो उन पर कुछ कविताएं। आकाश मिट्टी हवा को याद। जी। पतझर में उस वृक्ष की अंतिम पंक्ति को, पत्ती को झरने से रोक लेंगे, हल्के से छू भर दें, वो सोया फूल जाग कर प्रफुल्ल हो जाएगा। छत से टपकने टपकने की हुई बूंद को बीच में ही थाम लेंगे, लाठी लेकर पुलिया पर कुछ देर सुस्ताएंगे, निकल जाने देंगे रेले को और फिर धीरे धीरे सड़क पर चलते हुए दृश्य से ओझल हो जाएंगे। बहुत देर तक आकाश मिट्टी हवा को याद रहेंगे, जी। धूप में डोलते। कला के जितने आयाम हैं सभी आयामों को अशोक वाजपेयी जी एक साथ हिंदी के जो एक बड़ा अपना संसार है उस संसार को परोसने का काम कर रहे हैं और लगातार युवाओं के बीच और नए तरह की रचनाकारों में एक नई तरह की चेतना पैदा करने का भी काम कर रहे हैं। अशोक वाजपेयी केवल कवि नहीं है, केवल समीक्षक नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि अब एक संस्था के रूप में अशोक वाजपेयी को इतिहास में दर्ज किया जाएगा और जाना जाएगा। आप इस कार्यक्रम के लिए आए, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।